नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एक प्रॉपर्टी खरीदते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं सेल परचेज के, जिनमें परचेजर अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट कराते हैं और फुल पेमेंट भी कर देते हैं। उसके बाद भी वो ज़मीन के मालिक नहीं बनते हैं और कोर्ट केसेस के धक्के खाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से दस्तावेज होते हैं जिन दस्तावेज में एक परचेजर के साथ धोखा होने का पूरा चांस रहता है, उसके साथ फ्रॉड होने के वो कौन कौन से तरीके हैं जो इन दस्तावेजों के थ्रू हो जाते हैं। तो दोस्तों, कई बार जब एक इंसान प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में आता है तो वो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है, जिसमें डीलर उसको कन्विंस कर लेता है और उसको 2-3 दस्तावेज का एक सेट बना के दे देता है। जी हाँ, वो सेलर से क्या करता है कि सेलर से 2-3 दस्तावेजों का सेट तैयार करवा के परचेजर के नाम दे देता है और परचेजर को लगता है कि मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हूँ। तो दोस्तों, ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो एक डीलर प्रॉपर्टी परचेजर को देता है? तो पहला दस्तावेज जो होता है वो होता है एग्रीमेंट टू सेल, दूसरा दस्तावेज होता है वो होता है पावर ऑफ अटॉर्नी और तीसरा दस्तावेज होता है वो होता है इर्रिवोकेबल विल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एग्रीमेंट टू सेल को समझाने की। दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है तो आप समझ जाएंगे कि भाई एग्रीमेंट का मतलब है वचन और सेल का मतलब है बेचने का। तो ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ ज़मीन को बेचने का वादा है, ना कि बेच दी है। तो दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल जो डॉक्यूमेंट होता है वो परचेजर इसलिए उसके ऊपर बिलीव कर लेता है क्योंकि उसके जो कंटेंट होते हैं वो एक सेल डीड से, एक बैनामा से बिल्कुल मेल खाते हैं। दोस्तों, एक एग्रीमेंट के अंदर जो मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो उसमें लिखा होता है कि भाई मैं फलां जो है इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं और उसकी जो डायमेंशन है या उसकी जो खेवट खाता नंबर है उसका ये है और मैं फलां, मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं फलां इंसान उसके को ये ज़मीन बेच रहा हूँ और इसके लिए मैंने इसकी सूरत में इतने रुपये वसूल पा लिए हैं। जिस एग्रीमेंट टू सेल में पेमेंट फुल हो जाती है, रिसीव फुल कर लेता है वो, तो उसको फुल पेमेंट एग्रीमेंट ही बोलते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जब किसी दस्तावेज में पेमेंट का जिक्र आ जाता है, उसकी रसीद जो है उसके अंदर होती है और साथ ही जो है ज़मीन के कब्जे बारे भी बात उसमें लिखी गई है, तो परचेजर को लगता है कि भाई मैं ज़मीन का मालिक बन गया हूँ। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसेस में ऐसा बहुत बार बोल चुके हैं कि एग्रीमेंट टू सेल इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कि भाई एग्रीमेंट जो है वो किसी मलकियत का दस्तावेज नहीं है, आप उसको टाइटल का प्रूफ नहीं मान सकते हो। अगर आपको टाइटल चाहिए तो टाइटल सिर्फ सेल डीड से आएगा। तो दोस्तों, अगर एग्रीमेंट टू सेल के बेस पे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसमें कितने रिस्क रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो कई बार लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञानता के कारण एग्रीमेंट टू सेल के बेस पे अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं और उस एग्रीमेंट को लेके वो 10 साल 20 साल तक एक ज़मीन पे बैठे रहते हैं कंस्ट्रक्ट करके। तो दोस्तों, उस ज़मीन को अगर आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, रहने लग जाते हो, हाउस टैक्स आपके नाम जो आने लग जाता है, क्योंकि हाउस टैक्स जो है वो पोजेसन के बेस पे आता है। तो दोस्तों, उसमें जो है आप मालिक नहीं बनते हो और कल को जो प्रीवियस ओनर था उसके वारिस आके बोलेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, तो आप जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो है ज़मीन को खरीदने का कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ एक खरीदने का वादा है। तो दोस्तों, अगर आप 10 साल तक एक ज़मीन पर एग्रीमेंट टू सेल के मार्फत बैठे रहे, उसके बाद जो है आपके हाथ जो प्रॉपर्टी तो जाएगी ही, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के मालिक तो बने नहीं। साथ ही जो पैसे हैं जिसकी रिकवरी सूट की लिमिटेशन मात्र 3 साल होती है, तो आपके जो है पैसे जाने का भी पूरा रिस्क रहता है। तो इसलिए दोस्तों, सेल डीड का अल्टरनेट एग्रीमेंट टू सेल कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों, हम दूसरा दस्तावेज समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा दस्तावेज जो है आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसको जीपीए बोला जाता है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जो एक मालिक होता है वो किसी को दे देता है पावर ऑफ अटॉर्नी कि भाई आप मेरी ज़मीन को मैनेज करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सीवर या पोजेशन या कंस्ट्रक्शन के अपने राइट्स जो है वो जीपीए होल्डर को दे देता है। तो आप जो है जीपीए लेके अपने आप को ज़मीन का मालिक ना समझें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीपीए होल्डर जो है वो सिर्फ ऑथराइज़ किया गया है एक मालिक के द्वारा, वो कुछ काम के लिए। तो अगर आपको पोजेशन के लिए ऑथराइज कर देता है तो जब तक वो जिंदा है तब तक जीपीए भी जिंदा है, जैसे ही वो इंसान गुजर जाएगा तो वो जीपीए भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जब जीपीए ख़त्म हो जाएगी तो उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन बचेगा? उस प्रॉपर्टी का मालिक बचेगा सेलर के वारिस। तो दोस्तों, आप जो है जीपीए के बेस पे किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं फंसेंगे। दोस्तों,
पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में होने वाले रिस्क के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो तीसरा दस्तावेज प्रॉपर्टी डीलर एक परचेजर को देता है अश्योरिटी के लिए, वो होता है विल। जी हाँ दोस्तों, और वो विल को पेश करते हैं इर्रेवोकेबल विल के बेस पे। दोस्तों इर्रेवोकेबल विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक इंसान एक्सपायर होने से 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले तक भी जो है ना अपनी वसीयत को कभी भी चेंज कर सकता है, और उसकी वसीयत वही वसीयत मान्य होगी जो उसकी आखिरी वसीयत होगी। तो ऐसा कहना कि भाई ये मेरी इर्रेवोकेबल विल है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा और मेरे वारिस जो हैं आपके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे और मैं आपको ये वसीयत दे रहा हूँ और मेरे बाद जो है ना आप प्रॉपर्टी के मालिक रहेंगे, तो ऐसी कोई विल एग्जिस्ट नहीं करती। हर वसीयत को उसके वारिस जो है चैलेंज कर सकते हैं, और एक इंसान कभी भी अपनी वसीयत चेंज कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों इस प्रकार जब एक इंसान को पता है कि भाई ये तीनों दस्तावेज जो हैं वो इतने वीक डॉक्यूमेंट हैं, इसके बाद भी वो प्रॉपर्टी डीलर की बातों में क्यों फंसते हैं? दोस्तों उसके कई कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण होता है पैसे। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई इंसान सेल डीड कराने की बजाय एग्रीमेंट टू सेल या जीपीए या विल के लिए ऑप्ट करता है, तो वो स्टाम्प के पैसे बचा लेता है। जी हाँ, जब भी कोई रजिस्ट्री करानी होती है तो कोर्ट में, वहाँ सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जो है स्टाम्प पे करने पड़ते हैं कलेक्टरेट के हिसाब से। तो एक सेल डीड ना एग्जीक्यूट कराने का मेन कारण जो है वो यही होता है, स्टाम्प बचाना। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते, लेकिन वो पैसे को बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे जो है उनको लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। तब तक हम जीपीए करवा लेते हैं, तब तक हम जो है इसका एग्रीमेंट टू सेल करवा लेते हैं। उसके बाद जो नया परचेजर होगा उसको हम डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा देंगे। तो इस प्रकार वो सिर्फ इन दस्तावेज में उलझ के रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कारण होता है वो होता है अनऑथराइज्ड कॉलोनी। जी हाँ दोस्तों, शहर के आउटस्कर्ट्स पे नए कॉलोनाइजर बिना CLU लिए प्रॉपर्टी की जो है वो प्लॉटिंग कर देते हैं, और उनके पास क्योंकि परमिशन नहीं होती तो वहाँ की जो है रजिस्ट्री जो है नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे पहले हरियाणा में भी 1000 गज से नीचे की जो है ना वो हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है कि ऐसी कोई रजिस्ट्री भी है ना बिना CLU के नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है कॉलोनाइजर फंस जाते हैं और वो ऐसे ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके पार्टी को दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है कि भाई लोग जो हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जो सेलर होता है उसके पास भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो जब बेचने वाले के पास ही डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो आगे परचेजर को क्या देगा? तो दोस्तों इन कारणों से परचेजर जो है फंस जाता है और वो जो है रजिस्ट्री नहीं करवाता और वो जो है फ्रॉड का शिकार हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो में दी जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।